चलो भाई। अच्छा जी, अब मैं आपको ना जरा डेप्रिसिएशन के थोड़े से ना लाइक थोड़ी सी ये कहानी आपको मैं सुनाऊं जो कि लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन के साथ साथ कुछ ईयर्स हैं और कुछ देखें। हर चीज़ ना कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है, हर चीज़ जो है ना बिल्कुल आपको लाइक ऐसे नहीं है कि बस आपसे उठाएगा वो नंबर पूछ लेगा, आपसे वो कुछ और भी चीज़ें पूछेगा। उसके बारे में ज़रा हम यहाँ पे आके बात करते हैं। ये वर्कशीट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और मैं आपसे अब तमाम वर्कशीट्स साइमल्टेनियसली शेयर करूंगा क्योंकि अब मैंने आपको बोला था वर्कशीट्स का काम आपका क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो सर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, हेडिंग डाल दें मई जून 2021। हम इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं। इसमें कोई 10-12 क्वेश्चन हैं। आपको अच्छा लगेगा कि आपको कुछ चीज़ें प्रीवियसली जो पढ़ाई गई हैं वो यहाँ कनेक्ट हो रही हैं। यहाँ से हमने इसको काम को स्टार्ट लेना है। सर लिखा है 5 पेपर का पहला क्वेश्चन है, ए ओन्स अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30th अप्रैल, शी हैज द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन पॉलिसी। सर डेप्रिसिएशन की पॉलिसी आपके पास आ गई। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। सर मशीनरी को डेप्रिशिएट किया गया है 25% पर एनम यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के साथ सर मशीनरी डेप्रिशिएट की जाती है। ऑफिस फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। आपने ऑफिस फर्नीचर को 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिशिएट करना है। लूज टूल्स टू बी डेप्रिशिएटेड बाय रिवैल्यूएशन मेथड। अभी तक रिवैल्यूएशन मेथड पे हमने कोई तबसरा किया ही नहीं है, हम अब करने जाएंगे। तो आज की क्लास लेक्चर और पास पेपर को कनेक्ट करा रही है, तो आप देखेंगे कैसे करना होता है। अब पॉलिसी की बात की इसने। A full year's depreciation policy is charged in the assets in the year of purchase, but no depreciation is charged in the year of sale. सही हो गया सर, यहां तक भी इसने अच्छी बात क्लियर कर दी। तो इसका मतलब है सर इसने मेथड और पॉलिसी डिस्क्राइब कर दिया। अब जो चीज इसको डिस्क्राइब करनी है वो इसका रिक्वायर्ड पार्ट है। लेकिन डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन नहीं आया ये। हम समझ रहे होते हैं डेप्रिसिएशन पता नहीं क्या क्या अवेलेबल पूछेगा। पहले उसने पूछा गिव 2 रीजंस व्हाई डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड। इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, ये पिकअप करना है आपको। गिव 2 रीजंस। रीजंस वेयर एंड टेयर नहीं होता। रीजंस वेयर एंड टेयर नहीं होता। रीजंस क्या नहीं होता सर? रीजंस आपके पास टेक्नोलॉजिकल फैक्टर नहीं होता, ऑब्सोलेंस नहीं होता, बल्कि रीजन तो अकाउंटिंग का रीजन होता है। याद है मैंने आपको लिखवाया था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इज द रीजन, मैचिंग प्रिंसिपल इज द रीजन। तो आप सबसे पहले सर इस 4 मार्क्स वाली बात को कंप्लीट करेंगे। सर सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे आके आ जाते हैं सर, जिसे यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। रीजंस फॉर यानी आपने हेडिंग डाल दिया तो पार्ट ए 1 लिख के अब मेरे साथ स्टार्ट लें। लिखेंगे सर रीजंस में पहले पहले अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, according to prudence concept, assets should never be, क्या नहीं होना चाहिए? assets should never be overstated. सर आप लिखेंगे assets should never be overstated and estimated expenses should be recorded. यहां तक आ जाते हैं सर। फिर बढ़ते हैं आगे सर सेकंड पार्ट। तो सेकंड में मैचिंग प्रिंसिपल आएगा। मैचिंग प्रिंसिपल के लिए आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल revenue of the year should match the expense of the year. Revenue of the year should match the expense of the year. सर ये 2 रीजंस आपने यहां तक जो है वो इसके जो हैं वो लिख लेने। डन। डन है सर। लिखा है सजेस्ट वन रीजन व्हाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड माइट बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर अमाई टू डेप्रिशिएट हर मशीनरी। मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये अभी आप इसको बिल्कुल ऐसा समझें कि ये आपके लेक्चर्स को कनेक्ट कर रहा है पास पेपर्स के साथ। सर कोई एक रीजन बताएं जिसकी वजह से आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करें। पहली बात तो ये हमें ये पता होना चाहिए रीजंस होते क्या हैं।
कि मतलब आप क्यों डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन लगाते हो, क्यों आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाते हैं। अब जरा गौर से सुनना, काम की बात बताऊँ आपको। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती, ओ लेवल्स के बाद क्या ए लेवल्स के बाद तक भी आते हैं, थोड़ा एसीसीए में आके फंसते हैं सर, वहाँ आके आपको पता लगती है सर ये बात इसके अंदर यूँ लिखी हुई थी। मैं आपको बताता हूँ सर, गाड़ी खरीदी आपने, गाड़ी शुरू के सालों में ना कम रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे जाएगी, जैसे पुरानी होती जाएगी रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसकी बढ़ती जाएगी, उस पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाएंगे। अर्ली ईयर्स में डेप्रीसिएशन ज्यादा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम, लेटर ईयर्स में डेप्रीसिएशन कम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ज्यादा। ये इसका वाइस वर्सा काम है। घर पे मेंटेनेंस कांस्टेंट होती है, जो पहले साल होती है वही दूसरे साल होती है। सब नहीं समझ में आई बात? घर है तो उसकी सफाई, फ्लोर क्लीनिंग, ये वो सब कुछ चलेगी ना, तो सर वो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कांस्टेंट है, तो डेप्रिसिएशन भी क्या है, कांस्टेंट है। अकाउंटिंग इसको इस तरह लिखती नहीं है, अकाउंटिंग बड़े टेक्निकल अंदाज में लिखती है। वो कहती है in early years the depreciation is higher and in later years the depreciation is lower, ये कहते हैं बात को हम। यानी वो एसेट्स जिनके जिसपे शुरू के सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा लगनी चाहिए और लेटर ईयर्स में डेप्रिसिएशन क्या लगनी चाहिए, कम, उनके ऊपर सर आप यहाँ पे काम करते हैं कि आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाते हैं। एक रीजन तो ये हो गया, तो सर पहला रीजन तो लिख ही लेते हैं, एसेट्स on which depreciation would be charged, assets on which depreciation would be charged by higher value in early years and lower value in later years। इन लेटर ईयर्स का दूसरा रीजन आप ये भी लिख सकते थे कि वो एसेट जिनकी शुरू में रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम और बाद में ज़्यादा हो, ये भी एक रीज़न है इसका। आप लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, मैं वेट करता हूँ आपका। कि शुरू वाले ईयर्स में डेप्रिसिएशन रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होगी, कम, और लेटर ईयर्स में क्या होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ज़्यादा, उनके ऊपर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करते हैं। लिख लें। डन। डन। चलें, आगे लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंड डेट 30 अप्रैल 2011। 2011 के लिए सर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। जैसे ही क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मैंने पेन ड्रॉप की, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्वेश्चन शुरू से गिवन है या मिड ऑफ द ईयर से गिवन है? क्वेश्चन कहाँ से गिवन है, बिल्कुल स्टार्ट से गिवन है या मिड से गिवन है? मिड से गिवन है। ये नहीं बताया पहली मशीनरी कब खरीदी, बीच से कहीं से उसने स्टार्ट लिया। सर जवाब दें, जब भी क्वेश्चन को बीच से स्टार्ट लेते हैं तो मैं स्केड्यूल बनाऊंगा या मैं DART बनाऊंगा? मैं DART बनाऊंगा, डिस्पोजल, एडिशन, रिमेनिंग एसेट्स एंड टोटल बनाऊंगा, ये काम करूंगा। मैं आपको फिर से दोबारा एक बार याद भी कराता हूँ ये कैसे बनता है। सर लिखा हुआ है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2011। बैलेंस एट 1 मई 2010, ओपनिंग वैल्यू गिवन है, नॉन करंट एसेट्स एट कॉस्ट गिवन है आपके पास 80,000 की मशीनरी, और ऑफिस फर्नीचर आपके पास गिवन है सर 15,000 की। और सर इनके जो है डेप्रीसिएशन गिवन है आपके पास, सर मशीनरी का डेप्रीसिएशन 60,000 गिवन है और ऑफिस फर्नीचर का डेप्रीसिएशन 5,000 गिवन है। जुलाई की पहली तारीख को आपने एक एडिशनल मशीनरी बाई की, सर कितने की, 18,000 की। और सर कितने की परचेज की, 18,000 की, लेकिन कब की, 31 जुलाई को। वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने कब खरीदी हो कब बेची हो, क्योंकि ईयरली पॉलिसी है। सर कहाँ लिखा है ईयरली पॉलिसी है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है फुल ईयर डेप्रीसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रीसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ। तो इसका मतलब है ये बात तो हमें ये तंबी कर रही है कि हमें ये फिक्र ही नहीं होनी चाहिए हमने कब खरीदी, बस इस साल जिसको खरीदा उस पर फुल चार्ज कर देंगे और इस साल जिसको बेचा उस पर कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। सर अब बढ़ते हैं आगे, लिखा हुआ है फरवरी में आपने ऑफिस फर्नीचर विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 1000 वो सोल्ड फॉर 550। आपने ऑफिस फर्नीचर 550 का बेच दिया।
दोनों में फर्क क्या है सर? मशीनरी में, मशीनरी पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, और ऑफिस फर्नीचर के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये फर्क है। 30 और 1 May 2010 लूज टूल्स की कॉस्ट है आपके पास 1600, वर वैल्यूड एट 1050। एडिशनल लूज टूल्स आपने परचेज किए हैं सर 630 के ड्यूरिंग द ईयर। 30 अप्रैल 2011 को लूज टूल्स आपके जो है वो 1400 के। इस पॉइंट को अभी मैं छोड़ देता हूँ लूज टूल्स को, क्योंकि लूज टूल्स के बारे में हमने कोई रिवैल्यूएशन मेथड के बारे में हमने कोई बात की नहीं है। पोर्ट को छोड़ देते हैं, अब बाकी के ऊपर काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग ईयर 30 अप्रैल 2011 को डेप्रिसिएशन चार्ज करके बताइए। सुने जरा गौर से। पहले तो मैं आपसे एक बच्चों वाली बात करने जा रहा हूं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मेरी बात को ना सिर्फ समझेंगे और आप अपने ख्यालात से बाहर निकल के जरा ओ लेवल्स में आएंगे। अब जरा मेरी बात सुने। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, उसने ये पार्ट मुझसे बोला, सी पार्ट का पहला पहला एरिया। मैं अगर डेप्रिसिएशन की बात करूं, इसका डेप्रिसिएशन तो मैं सर आराम से निकाल सकता हूं। वो कैसे? सर ये पुरानी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट गिवन है, मशीनरी की कॉस्ट गिवन है मशीनरी की, और ये उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, ये पुरानी मशीनरी है। सर जवाब दीजिए, अभी आपने इस साल मशीन खरीदी है या बेची है? खरीदी है। कितने की खरीदी है? 18,000 की। तो अब अगर मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल डिस्पोजल तो है नहीं इसमें क्वेश्चन में, मैं आपको एक बेसिक सी बात बोलूं, बेसिक सी बात, मशीनरी की डेप्रिसिएशन चेक करनी है। तो सर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी पुरानी मशीनरी कितने की है? 80,000। 80,000 के ऊपर सर आपका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ हुआ है सर? 60,000। इसके ऊपर सर आप कितने परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? मैं गया पीछे सर, मैंने देखा सर 25% चार्ज करेंगे। मैंने यहाँ जाके लिखा सर मैंने इसके ऊपर 25% चार्ज कर दिया, तो मेरा एक आंसर आएगा। आंसर निकाल लीजिए। 20,000 का 25% इज 5,000। आंसर आ गया। ये कौन सी मशीनरी है? जो पहले से मौजूद थी, अभी है? जो पहले से मशीनरी मौजूद होती है, क्या जवाब दीजिए, उनका नाम हम क्या रखते हैं? रिमेनिंग एसेट्स। याद आया सर? आर ए को जरा एक्सप्लेन करें सर। इसको मैं क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि भाई हर दफा क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी होगा कि डिस्पोजल नहीं आएगा, कभी तो डिस्पोजल भी आएगा ना। सर ये रिमेनिंग एसेट निकाल लिया मैं आपको थोड़ी देर में ये बात अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से, अपनी बात के लिहाज से आपको समझा दूंगा। दूसरी बात बताइए सर, क्या आपने कोई एडिशन किया इस साल? बिल्कुल किया है सर। एडिशन कितने की है सर आपने? कितने की है सर? 18,000 की। मैंने लिखा सर आपके पास जो एडिशन या एडिशन के नाम से आ रही है वैल्यू, वो आ रही है 18,000। जवाब देना मुझे जरा, मतलब 18,000 पे कुछ डेप्रीसिएशन चार्ज है? नहीं। 18,000 पे, क्योंकि ये तो नई मशीनरी है, इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज ही नहीं होगी। सर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया कितने परसेंट के साथ? 25% के साथ। सर 18,000 का 25% निकालिए, 4,500। सर तो आपने कोई मशीन डिस्पोज तो की नहीं, आपने मशीन डिस्पोज की नहीं सर। इसका टोटल निकाल लेते हैं, तो 5,000 और 4,500 का टोटल निकाल लें। आपका टोटल डेप्रीसिएशन कितने का बन गया? 9,500 का। सर बात तो समझ में आ गई, लेकिन मसला ये डार्ट कहाँ गया? ये बात तो समझ में आ गई, वेयर इज दैट DATE, लाइक कहाँ गया? अब हम हर दफा एक नया रूल, नई पॉलिसी अप्लाई करें तो हम तो परेशान हो जाएंगे। अब मेरी एक बात सुने, यहां तक लिख लिया सबने? इसे कॉपी कर लो सब लोग जल्दी जल्दी। ये असल बात नहीं है इसकी। असल बात मैं बताता हूं आपको, इसकी असल बात क्या है। ऐसा कर लेना परफेक्ट है, लेकिन ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है नहीं। अभी हम सी का 1 सॉल्व कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अभी भी आपसे, अभी आपका लेक्चर चल रहा है, अभी आप लेक्चर पर इसके काम करेंगे, अभी चल रहा है। डन। डन। अब जरा मेरे तरीके से बात को समझें, एक फुल फ्लेज अंदाज से एक इन डेप्थ सिनेरियो देखें इसका। मशीनरी की कॉस्ट देख लें 80, मशीनरी की डेप्रीसिएशन देख लें 60। सर मशीनरी जो नहीं खरीदी कितने की है? 18,000। अब जरा मेरी मेरी मेरे तरीके से ना एक दफा जरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पूरा कंप्लीट करें। सर मैंने एक अकाउंट किसका बनाया? सर मैंने एक अकाउंट बनाया किसका? कॉस्ट का। देखिएगा मैं आपको हैरान कर दूंगा इस बात को बता के। यूजुअली लोग ये सब चीज़ें बताने से ना ओ लेवल्स में घबराते हैं कि देखें बच्चे की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टीचर बता देगा तो बच्चा परेशान होगा। नहीं हो परेशान, बात को समझें। दूसरा अकाउंट किसका बनाते हैं बॉस? डेप्रीसिएशन का। मैंने सर डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाया। पता है क्या मसला क्या है? मसला ये है कि मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई नहीं है, वो मैं खुद जान रहा हूँ, मैंने आपको नहीं पढ़ाई।
सर वो जो नहीं पढ़ाई ना उसके बारे में मैं ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपसे, ज़रा सुनिएगा। सर मशीनरी को मैंने कहा आपसे, मशीनरी की जो ब्रॉड डाउन वैल्यू है किसी भी डेट पर हो, मैंने उसकी वैल्यू यहाँ लिखी, वैल्यू कितनी है सर उसकी 80,000। और जो पीएफडी है उसका मैंने बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा, उसका बैलेंस ब्रॉड डाउन मेरे पास कितना आया सर 60,000। ये सही है सब, सही है ना? मसला आप बताता हूँ मैं आपको। सर क्वेश्चन में बताइए कोई एडिशन हुआ है? यस सर, एडिशन कितने का हुआ है सर आपके पास? 18,000। 18,000 का सर मेरे पास एडिशन हो गया। जवाब दीजिए, क्वेश्चन में कोई डिस्पोजल हुआ है? नहीं सर। सर डिस्पोजल की वैल्यू क्या आएगी सर आपके पास? 0। सर जवाब दीजिए, उसके बाद बताइए क्या सर आपके पास बैलेंस सीडी मौजूद है? यस होना चाहिए, होना चाहिए ना, है। 8 और 18, 80 और 18 को ऐड करें सर, वैल्यू आपके पास कितनी आएगी सर? 98,000। कंप्लीट हो गया कॉस्ट अकाउंट? यस, फुल इंफॉर्मेशन। सर जवाब दें, पीएफडी गिवन है? यस, ओपनिंग गिवन है। क्या आप क्या निकालना पड़ेगा हमें? इनकम स्टेटमेंट। जवाब दीजिए, जब हमें इनकम स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा तब हम यहाँ आके क्या रखेंगे? यहाँ रखेंगे आके हम डिस्पोजल। सर जवाब दें, अगर हम यहाँ पे डिस्पोजल रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी सर? बैलेंस सीडी, राइट। ये दो ये दो टी अकाउंट्स मैंने सामने बनाए, तो गौर से देखिए सर, जब यहाँ डिस्पोजल 0 है तो यहाँ भी डिस्पोजल क्या होगा सर? 0 हो गया, 0। जब सर नीचे इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू निकालनी है तो अब एक मसला आया सर। स्ट्रेट लाइन मेथड जब हम सॉल्व करते थे तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड में जब हम उसकी वर्किंग करते थे तो हम लिखते थे DAR और क्या? T। और याद कीजिए सर, DRT को मैंने दो कॉलम्स में आपके लिए स्प्लिट किया था, एक क्या? प्रीवियस ईयर, और एक क्या कहता था मैं? करंट ईयर। मैं इसको दो सिनेरियोज में स्प्लिट कर देता था और मैं कहता था ए को इस साल, आर को इस साल और टी को इस साल निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ आप किस पे फोकस करें? आप फोकस करें सर डिस्पोजल के ऊपर। कहता था ना यही, जो चीज आपने बेची हो उसके सिर्फ पिछले साल पे डेप्रिसिएशन निकलेगी, है ना? क्यों सर? गौर से सुने, ये कौन सी पॉलिसी है फिर बोलें? ईयरली। ईयरली पॉलिसी ये कह रही है जिस साल बेचेंगे उस साल डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो जवाब दीजिए, इस पे चार्ज ही नहीं होगा, नहीं होगा ना चार्ज। प्रीवियस ईयर तक तो चार्ज होगा। सर एक मसला तो इस क्वेश्चन में आसान है, वो क्या? इसमें डिस्पोजल नहीं है। बात समझ में आई? सर तो हमें इस डिस्पोजल को कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों है? इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अगले क्वेश्चन में कभी आए तो आप कर लें। सर मैंने यहां से इसको तो कह दिया डिस्पोजल है ही नहीं। अब मेरा एक सवाल छोटा सा सुने, अब बस एक काम की बात सुने, ये बात अगर आपने पिकअप कर ली आपको डेप्रिसिएशन A2 तक आ जाएगा। सुने, सवाल मेरा ये है, स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड? सर मैंने यहां लिखा आके मेरा मेथड कौन सा है सर? मेरा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर मेरा एक सवाल है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भाई कॉस्ट पर अप्लाई होता है या नेट बुक वैल्यू पर? किस चीज पर अप्लाई होता है सर? नेट बुक वैल्यू पर। सर ये क्यों? बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई इसलिए होता है क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं सर आप? उसको मल्टीप्लाई बाय आप रेट करते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्मूला अप्लाई किसके ऊपर होता है? नेट बुक वैल्यू पे। और नेट बुक वैल्यू के भी किस सिनेरियो पे अप्लाई होता है? रेट पर। ऐसा ही है सर। अब मेरे सवाल का जवाब देना अर्जुमन, क्वेश्चन देखना, अंशरा क्वेश्चन देखना बेटा, ये समझोगे जब ही एमसीक्यूज कर पाओगे। ऊपर क्या ये हिस्सा अलग, ये क्या हिस्सा है सर? ये तो टी अकाउंट है। ये वर्किंग का एरिया अलग, अलग हो गया। अब ये वर्किंग किस पे करूं? सवाल मेरा ये है, ये जो वर्किंग है मेरी, ये मैं किस लिहाज से करूंगा? दो तरीकों से करूंगा ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, प्लस कौन सी पॉलिसी से? ईयरली पॉलिसी से। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कॉस्ट पर अप्लाई होता है या नेट बुक वैल्यू पर? सर नेट बुक वैल्यू पर। सर नेट बुक वैल्यू का अकाउंट कहां होना है? जब नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बनाऊंगा जब भी तो आंसर सही आएगा। अब नेट बुक वैल्यू का अकाउंट कैसे बनाऊं सर मैं? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओपनिंग को ओपनिंग से माइनस करें, जिस साल जो एडिशन हुई है वो ये एडिशन इसी साल रहेगी। सर नहीं समझ में आ रही बात? सबसे पहले काम करें, इसे छाप दें जल्दी से, जो मैंने लिखा है उसे कॉपी कर लें। स्क्रीन पे आपके जो आ रहा है ना मजे की चीज, ऐसे कॉपी कर लें। हानिया क्लास में क्यों नहीं आई? अंशरा क्लास में क्यों नहीं आई? अच्छा अंशरा ने तो वादा किया हुआ है मैं दूर से पढ़ती रहूंगी बैठ के। अरीबा क्लास में क्यों नहीं आई? अर्जुमन क्लास में क्यों नहीं आई? सोफिया कहाँ है? सब चुप है। ऑनलाइन बच्चे हैं, अंशरा, अरीबा। तो पेरेंट्स हैं जिसकी वजह से ना हमें ये
बोलो मुझे इनके अलावा वालों के ना सबके रीजन चाहिए। क्यों नहीं आए? रीजन लिखना क्यों नहीं आए। बहुत सारे नहीं आए, चेक करो। ऑनलाइन तो नहीं है मतलब। जितने थे सब लिख दिए। पहले से कॉपी करें, फिर मैं आपसे जरा सा छोटा सा ना एक डिस्कशन करूँ। सब लोग कॉपी करके थम्स अप करिएगा सर, आपने कॉपी कर लिया तो। हमने क्या डिस्कशन की हुई अब तक, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। हमारी डिस्कशन ये है सर कि मशीनरी का अकाउंट मौजूद, पीएफडी का अकाउंट मौजूद, नीचे डीआरटी का हमने कॉलम भी ड्रॉ कर लिया। सर हम डेप्रिसिएशन क्यों नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते भाई, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कॉस्ट पे अप्लाई नहीं होता, बल्कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किस पे अप्लाई होता है? नेट बुक वैल्यू पे। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप क्वेश्चन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सॉल्व करेंगे, आप एक बार रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का नेट बुक वैल्यू का टी अकाउंट बनाएंगे। मेरी बात समझ में आई? एक दफा नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनेगा। ये भी सर कोई अकाउंट होता है? बिल्कुल होता है। मैं इस अकाउंट की आपको सारी चीजें यहाँ पे लिखवाता भी हूँ। ये भी एक अकाउंट होता है। सर नेटबुक वैल्यू का अकाउंट कैसे बनाते हैं, चेक करें सर। सर इसका फॉर्मेट क्या होगा, लिख लिया सब? सुने भाई, नेटबुक वैल्यू का अकाउंट में आमने सामने बना रहा हूँ, एक उसका फॉर्मेट और दूसरी उसकी वर्किंग सामने कर दूंगा मैं। सुने सर, मैंने यहाँ लिखा कि आपके पास एक अकाउंट आएगा नेटबुक वैल्यू अकाउंट। सो नेटबुक वैल्यू का जो अकाउंट आप बनाने जाएंगे, उसमें आप सबसे पहले यहाँ पे आके मेंशन करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैसे आएगा? बहुत आसान। ओपनिंग कॉस्ट गिवन है, ओपनिंग पीएफडी गिवन है, दोनों को माइनस कर दें, क्या बचा? 20,000। सर मैंने यहाँ जाके यहाँ लिख दिया। आ रही है बात समझ में? फिर सर क्वेश्चन में क्या लिखूंगा? क्वेश्चन में मैं यहाँ पे आके मेंशन करूंगा, यहाँ आएगा मेरे पास एडिशन। सर जवाब दीजिए, जिस साल जिस वक्त आप कोई चीज खरीदते हैं, उस वक्त उसकी नेटबुक वैल्यू और कॉस्ट बराबर होती है। आज मैंने 20,000 का फोन खरीदा, जवाब दें क्या ये 20,000 का फोन आज इसकी कॉस्ट या उसकी नेटबुक वैल्यू दोनों बराबर है? यस। एक साल बाद चेंज हो जाएगी, एक साल बाद इसकी वैल्यू फॉलो हो जाएगी, तो कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अभी अगर मैं इस एसी की बात करूं, 2 लाख का खरीदा, तो उसका मतलब है ये एसी आपके पास 2 लाख का भी आया, इसकी बुक वैल्यू और इसकी कॉस्ट सेम है। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब है सर, यहां मैंने आके क्या वैल्यू लिखी? 18,000। सर 18 तो कॉस्ट है, और आप अकाउंट नेट बुक वैल्यू बना रहे हैं। नहीं, जिस साल खरीदी है उस साल इसकी कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू आपस में क्या है? बराबर। फिर सर आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़ेंगे तो सर यहाँ के क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे आके आप डिस्पोजल। सर डिस्पोजल इस क्वेश्चन में नहीं है, तो सर आपको इवेंचुअली इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा आपको सीडी वैल्यू। अब ये अकाउंट कंप्लीट नहीं है, इसमें डेप्रिसिएशन भी आता है, अभी थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आ गया सीडी वैल्यू। सर 20,000 और 18,000 को ऐड करें। सर यहाँ लिखा मैंने आके 38,000। अब मैं अपनी प्रीवियस क्लास का लेक्चर आपको 1 मिनट के लिए रिवाइज करा रहा हूँ, याद करें। सर जब हम छुट्टियों से पहले लास्ट क्लास ले रहे थे, तो मैंने आपसे एक अजीब सी बात बोली थी, जो आपको याद भी होगी, वो बात मैं आपको याद कराता हूँ। सर याद करें, मैंने आपसे कहा था, अगर ईयरली पॉलिसी हो, मंथली नहीं हो, ईयरली पॉलिसी हो, और अगर आप कोई भी मेथड यूज करें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, आप अगर बैलेंस सीडी तक पहुंच जाएं किसी तरह, तो बैलेंस सीडी के ऊपर आप रेट अप्लाई कर दें, तो आपको उससे क्या मिल जाएगा? आईएस। याद आ रहा है? मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 13 यही किया हमने। तो बैलेंस सीडी कितना है सर इस क्वेश्चन का? 38,000। 38,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है सर इसका? 25%। सर जरा 25% से अप्लाई करके देखिए, क्या 9,500 आंसर आ गया? ये तो वही आंसर है सर, मैजिक हो गया, वही है जो हम निकाल रहे थे। ये है इसकी इन डेप्थ कहानी, ये अकाउंट है, इस अकाउंट से इसका आंसर है। अब सुनो सर, ऐसे आ गया तो डार्ट में भी आना चाहिए। अब लेकिन डार्ट में कब अप्लाई कर रहा हूं? कॉस्ट पे अप्लाई कर रहा हूं या नेटबुक वैल्यू पे अप्लाई कर रहा हूं? सर नेटबुक वैल्यू पे। अब नेटबुक वैल्यू पे अप्लाई करते हैं। पहले तो ये देखिए, डिस्पोजल क्या हो गया? 0। एडिशन कितने की हो गई सर? 18,000। 18,000 को मल्टीप्लाई बाय सर क्या कर दूंगा? 25%। सर आंसर कितना आएगा? 4,500। रिमेनिंग एसेट्स किस किसके निकालूं? रिमेनिंग एसेट कॉस्ट के अकाउंट से निकालूं या नेटबुक वैल्यू से निकालूं? नेटबुक वैल्यू से निकालूंगा। नेटबुक वैल्यू कैसे निकालूं सर? 20,000 माइनस उसमें से क्या कर देंगे? 0। सर 20,000 में से 0 माइनस कर दीजिए, चेक कीजिए सर, 20,000 में से 0 माइनस कीजिए। मैंने यहां लिखा आके सर 20,000 माइनस मैंने इसमें से क्या कर दिया सर? 0, मल्टीप्लाई बाय मैंने से क्या कर दिया सर? 25%। सर जवाब दीजिए, इसका आंसर कितना आएगा? 5,000। सर जवाब दीजिए, 4,000 और 5,000 को ऐड करें, आंसर क्या बन गया? आई बात समझ में?
3 जगहों से मैंने इसको एक्सप्लेन करके आपको दिया। सर इसका आंसर आ गया 9500। अब ये जो नीचे वाली वर्किंग है पहले इसे कॉपी करें, फिर आपको मैं DART पे इसको कॉपी करने के लिए। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन है ना भाई, माइक खोल के पूछ लो। अंशरा कोई क्वेश्चन है तो पूछो, ये आ गया समझ में बात कि ये नेट बुक वैल्यू अकाउंट से सॉल्व होगा। अंशरा गिव मी थम्स अप और लाइक एनी मैसेज कि मुझे बात समझ में आ जाए कि तुम्हें आ गई बात समझ में। अंशरा बात समझ में आ गई, लिख दो। सर बस ये बता दें कि बैलेंस सीडी और रेट सिर्फ जब मल्टीप्लाई होंगे जब आरबीएम मेथड होगा। नहीं अंशरा, बैलेंस सीडी और रेट हमेशा जब अप्लाई होंगे जब ईयरली पॉलिसी होगी। दोबारा बोल रहा हूं मैं, जब ईयरली पॉलिसी होगी, जब ईयरली पॉलिसी होगी और आपके पास कोई भी मेथड हो। अगर आरबीएम होगा, अगर आरबीएम होगा तो आप नेटबुक वैल्यू के बैलेंस सीडी पे अप्लाई करेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो आप हमेशा उसकी कॉस्ट के अकाउंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। ईयरली मेथड होगा। बात समझ आई? अंशरा बात क्लियर है? अरीबा बात क्लियर है? ईयरली पॉलिसी पे है ये। सर आपने एक ही क्वेश्चन का आंसर 3 तरीकों से क्यों निकाल के बताया? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ एक आसान तरीका है जो था पास पेपर का, हमने जल्दी से कर लिया, उससे वही क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे ही क्वेश्चन में तब्दीली आएगी आप परेशान हो जाएंगे। जब तक आपको ये नहीं पता ना कि ये क्या हो रहा है ये, तब तक आप परेशान रहोगे। अब आप परेशान नहीं होंगे किसी भी क्वेश्चन में। सिर्फ बात क्या समझाई, आरबीएम में क्या बनाते हैं, नेटबुक वैल्यू अकाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड को नेटबुक वैल्यू की जरूरत नहीं है, कॉस्ट पे निकल आएगा वो। अब सर यहाँ से बात को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ गया, डार्ट की वैल्यूज फिल कर ली, आसानी है। इतना लंबा चौड़ा काम सर आपने हमें क्यों सिखाया? सुने, यहाँ लिखेंगे ना कि 9500, यहाँ लिखा हुआ है 60, यही लिखेंगे ना कि 9500, तो टोटल क्या बन जाएगा आपके पास? 69,500। सर क्या क्यों लिखवा रहे हैं ये सब हमें? इसलिए यहाँ देखो, ये जो IS है ये है डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, ये इस साल का डेप्रीसिएशन है। और 60,000 में 9500 को ऐड किया, जो ये 69,500 वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू ये बैलेंस शीट में जाएगी। ये वैल्यू जो आपके पास यहाँ के है ये भी आपके पास किस में जाएगी? ये भी आपके पास बैलेंस शीट में ट्रेवल कर जाएगी। ये दोनों वैल्यूज आपकी कहाँ पे ट्रेवल करके चली जाएंगी? ये आपकी बैलेंस शीट में ट्रेवल करके चली जाएंगी। ये मैंने लिखा, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चली जाएंगी। तो ये आपकी सर डेप्रीसिएशन की वैल्यू है। डन। डन। अब जा रहा हूँ वापस क्वेश्चन में। इतनी कहानी सुनाई मैंने आपको, कितनी वर्किंग की है मैंने ये। अब मैं जा रहा हूँ वापस क्वेश्चन में, सुने। और अगर मैं सिर्फ आपको ये स्टोरी सुना देता, क्योंकि लिखा है डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर ईच ऑफ द ईयर एंडेड 30th अप्रैल, तो आप ये बोलेंगे, आप यहाँ मेंशन करेंगे डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर 30th अप्रैल 2011 इक्वल्स टू 9,500। मेंशन कर लीजिए, बस यही बात आपको लिखनी है इसमें, कुछ नहीं और लिखना। डन। ऑफिस फर्नीचर पे आते हैं। ऑफिस फर्नीचर में सर में आया तो ये ऑफिस फर्नीचर का सामने आपके पास डाटा है, लेकिन ऑफिस फर्नीचर तो बहुत आसान है। वजह सर, ऑफिस फर्नीचर आपको 15,000 और 5,000 उसकी PFD, और ऑफिस फर्नीचर आपने खरीदा या बेचा है? बेचा है सर। लेकिन सर उस पर लगाना जो है ना हमें, जो हमें उसके ऊपर
हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड का कितने परसेंट अप्लाई करना है? 10%। ये बहुत आसान है सर। लेकिन सर अब सुने, मैं यहाँ आया, ऑफिस फर्नीचर की बात कर रहा हूँ मैं, जिस साल में बेचूंगा उस साल में उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करूंगा, यही कह रहा हूँ ना मैं। अब सुने, अब जो मैंने आपको रिविजन कराया ना, आप बोलेंगे कि बहुत प्लान कराया है काम सर ने। सर जवाब दीजिए, अगर मैं ऑफिस फर्नीचर का एक छोटा सा कॉस्ट का अकाउंट बना लूँ। अब सुनना अंशरा, तुम्हारी बात का जवाब यहीं से आ जाएगा। अंशरा, मैंने कहा कि आपके पास अगर बैलेंस ब्रॉड डाउन गिवन हो, बैलेंस ब्रॉड डाउन इसका कॉस्ट अकाउंट का कितना है? 15। सर इस साल इसमें कोई एडिशन हुई है? नहीं सर। सर आपने इस साल इसमें से कुछ बेचा है? यस सर। कितने वाली चीज बेची है? 1000 वाली। तो सर जवाब दीजिए, आपको कितने की चीज बच गई? बैलेंस सीडी कितने का बच गया? 14,000 का। जवाब दें, क्या ये अकाउंट कंप्लीट हो गया? हो गया ना? कुछ खरीदा नहीं, जो बेचा था वो बेच दिया। तो अब मेरे पास ऑफिस फर्नीचर कितने का मौजूद है? 14,000 का। मेरा सवाल है मासूमाना, ईयरली पॉलिसी गिवन है? यस। स्ट्रेट लाइन मेथड गिवन है? यस। स्ट्रेट लाइन मेथड किसके ऊपर अप्लाई होता है? कॉस्ट पे। जवाब दें, क्या वैल्यू आ रही है आपकी? 14,000। सर यही इसका आंसर है। 14,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इक्वल्स टू, इसका आंसर कितना आ गया? 1400। कमाल हो गया सर ये। आ रही है अब डेप्रीसिएशन समझ में कि सर इसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं कि ये आपने ऑफिस फर्नीचर का अकाउंट अगर कंप्लीट कर लिया और ईयरली पॉलिसी आपकी, तो अंशरा फिर आपका आंसर निकल आएगा। अंशरा बात क्लियर है? अंशरा बात क्लियर है? अर्जुमन बात क्लियर है? सही हो गया। हानिया बात क्लियर है? डन। सही है सर। 1400 आंसर। सर इसमें भी तो डार्ट अप्लाई कर सकते थे, करके देखें। आप नहीं करिएगा, मैं कर रहा हूं। और जरा क्विकली देखिएगा, DART डिस्पोजल कितने की हुई है? 1000 की। आप नहीं करिएगा, मैं कर रहा हूं। क्या होगा? प्रीवियस ईयर और क्या होगा? करंट ईयर। प्रीवियस ईयर तक तो चार्ज होगी, करंट ईयर में चार्ज नहीं होगी। ART तो होता ही नहीं है चार्ज। एडिशन कुछ किया है? नहीं। रिमेनिंग ही बचा सिर्फ। रिमेनिंग कैसे बचा सर? 15,000 में से आपने क्या माइनस कर दिया? 1,000। तो 14,000 हो गया, उस पर अप्लाई किया, क्या आंसर आ गया? 1400। तो सर टोटल आंसर आपका कितने का आ गया? 14,000 आ गया। तो टोटल आंसर आपके पास कितने का आ गया? 1400 का। आ गई बात समझ में? सर यहाँ कैसे 14,000 लिखा? एक्चुअली लिखना नहीं चाह रहा हूँ, 14,000 इंटू 10% लिख रहा हूँ। तो आंसर उसका कितना आया? आंसर उसका आंसर आया 1400 आ गया। ये वाली फिगर तो अभी भी मिसिंग है ना, वो कहीं यूज होगी। वो कैसे यूज होगी अब देखते हैं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें। May 1, 2008 को आपने बाई किया, ईयर खत्म है 30 अप्रैल 2011। 8 से 9 मैं लिखता हूं, मैं हमेशा बच्चे को कहता हूं भाई लिख ले। 8 से 9 एक साल, 9 से 10 एक और साल, 10 से 11 एक और साल। इसमें चार्ज नहीं होगा। क्यों? इस साल बेचा है। तो इसका मतलब है 2 साल तक चार्ज होगा, तीसरे साल में वो चार्ज नहीं होगा। तो सर कोई मसला नहीं। अब जरा चेक करते हैं। सर ये आपको, ये आप क्यों बोल रहे हैं सब? सुनो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये यहां नहीं बोलने की जरूरत है मुझे। ये तो मैंने काम कर लिया, काम इसका मैंने खत्म कर दिया। मुझे कब बोलने की जरूरत पड़ेगी? जब वो आगे मुझसे बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस बताइए ऑन फर्नीचर सोल्ड, तब बताऊंगा मैं। अभी मैंने आपको सिर्फ ये समझा दिया, जो बेचा है उसकी अलग से कैलकुलेशन है। अब सुने, यहां देखें। अब आ रही है बात किसकी? लूज टूल्स की। लूज टूल्स के लिए अपना नोटबुक के अंदर ना इसी क्वेश्चन में एक हेडिंग डाली है। मैं आपको जरा रिवैल्यूएशन मेथड भी यहीं पे सॉल्व करवाऊं। सर मैंने यहाँ एक हेडिंग डाली लूज टूल्स की। लूज टूल्स क्या होते हैं? अच्छा, क्या चीज होती है लूज टूल्स? हम किसको कहते हैं अंशरा लूज टूल्स? क्या होते हैं लूज टूल्स पर? जो विच टूल्स लाइक? हाँ वेरी गुड। हैमर्स, या हैमर, या ड्रिल, या स्क्रू ड्राइवर, इनको बोलते हैं लूज टूल्स। नट बोल्ट को नहीं बोलते। मैंने बहुत बच्चों से सुना, वो जो नट बोल्ट होते हैं ना, उनको आप लूज टूल्स बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो स्टॉक है, वो तो कस्टमर को बेचेंगे आप लगा के। लूज टूल्स वो होता है जैसे घर में एक ड्रिल रखी होगी आपके, अगर आपने घर में काम होता होगा तो एक ड्रिल मशीन भी होगी आपके, उसको बोलते हैं सर लूज टूल्स। अब सुने सर, क्या उस ड्रिल मशीन की कोई डेफिनेट लाइफ होती है? नहीं। तमीज से अच्छे से इस्तेमाल करें। मेरे पास एक बॉश की रखी हुई है, कोई 15 साल हो गए, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, सब बिल्कुल सही चलती है। एक दिन इलेक्ट्रिशियन को दे दी थी, उसने उसका तार काट के वापस कर दिया था मुझे। आप एक ही बंदा तरीके से इस्तेमाल करें, चलती रहेगी। अगर आप किसी और के हवाले कर देंगे तो वो फिर उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा। जब मैं वापस आया तो उसका नया प्लग लगा हुआ था। मैंने उससे पूछा ये क्या किया? कह रहा है सर वो तार लंबी नहीं थी तो मैंने काट के लंबी कर दी। मैं, अल्लाह बहुत ही भाई, कोई गधे हो एक नंबर के, मैं 15 सालों से बिल्कुल साफ सुथरी चला रहा हूँ,
तो तुमने तार काट दिया यार इसका। खैर, लूज टूल्स की कोई डेफिनेट लाइफ नहीं है ना। खराब तरीके से इस्तेमाल करेंगे जल्दी खराब हो जाएगा, अच्छे तरीके से चलाएंगे चलता रहेगा। सर इसका मतलब है कि इसकी कोई डेफिनेट लाइफ नहीं होती, या मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसकी कोई इनडेफिनेट लाइफ होती है, तो नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूं दे डोंट हैव व्हाट, दे डोंट हैव ए डेफिनेट लाइफ। मैं बस ये कह सकता हूं इनडेफिनेट लाइफ है इसकी, ये नहीं कह सकता, बस ये कह सकता हूं डेफिनेट लाइफ नहीं है इसकी। ये भी तो कह सकता हूं ये क्वांटिफाइबल एसेट्स नहीं है। सर ये कौन सी टर्म आ गई, क्वांटिफाइबल एसेट्स, इनको आप गिनते विनते नहीं है। घर में एक ड्रिल रखी है मेरे, तुम्हें पता है ये बात, आप किसी दोस्त को बताते हैं, या आप घर में बोलते हैं यार मेरे घर में क्यों एलईडी लगा हुआ, ये बताते हैं। यार मेरे घर में तुम्हें पता आईफोन 16 प्रो मैक्स आ गया, ये बताते हैं। यार मेरे घर में एक नई ड्रिल मशीन आ गई, ये बताते हैं। नहीं, इनको आप गिनते विनते नहीं है, ये एक साइड में रखे हुए टूल्स होते हैं, ये क्वांटिफाइबल नहीं होते, क्वांटिटीज में नहीं आते। सर अब सुने इसके लिए आपने करना क्या है। लूज टूल्स पे पहली बात तो ये सुने, जब इसकी लाइफ नहीं है तो इस पर स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं अप्लाई कर सकते तो सर इसके ऊपर फिर क्या अप्लाई करेंगे, सर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे आप क्या, रीवैल्यूएशन मेथड, सर RVM। ये मेथड कोई मुश्किल नहीं है। अक्सर क्या होता है इस मेथड को समझाने के लिए लोग ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं फॉर्मूला लिखवा देते हैं और टी अकाउंट बच्चे को नहीं पढ़ाते। तो सर ये बड़ा मसला है, टी अकाउंट तो लाजमी पढ़ना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका आपने ज़रूर पढ़ना है। एट वैल्यूएशन का एक अकाउंट बना रहा हूँ सर मैं, जैसे नेटबुक वैल्यू का अकाउंट बनता है ये उसी तरह का अकाउंट है, और ये असल नेटबुक वैल्यू का अकाउंट है। एट वैल्यूएशन अकाउंट सर मैंने यहाँ के सामने रखा, सुनते जाएं सर। सर एट वैल्यूएशन अकाउंट में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, ब्रॉड डाउन। जवाब दो मतलब, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको क्या लिखते हैं आके यहाँ पे, एडिशन। जब भी आप कोई चीज़ डिस्पोज करते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं आके सर, डिस्पोजल। सर उसके बाद आपके पास इवेंचुअली सबसे आखिरी चीज क्या आती है सर, आपके पास क्या आती है, बैलेंस CD। मगर सर इसमें साथ साथ एक और चीज भी आ जाती है, वो क्या, इस अकाउंट में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ये है वो जो आपको फाइंड आउट करना होता है। मतलब इस अकाउंट पे कोई सर फॉर्मूला रेट वेट नहीं अप्लाई होता, नहीं, ये डायरेक्ट आता है। अच्छा सुनो, ये फॉर्मूला आपने कहीं देखा हुआ है, मैं बताऊं कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड याद है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, याद है, ये वो ये फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। बस फर्क क्या है, ये एक नई चीज है डिस्पोजल। इसका क्या करूं, फॉर्मूले में लिख के दिखाता हूं। अब आप लिखें सर, लोग इसका ना फॉर्मूला बना के दे देते हैं बच्चे को, फॉर्मूला बना दो भाई, मैं भी बना रहा हूं फॉर्मूला, मगर मैं आपसे कह रहा हूं फॉर्मूला बनाने से पहले पहले बच्चे को ये तो बताएं कि ये किसी जगह से ड्राइव हो क्या है। मैंने लिखा डेप्रीसिएशन पर एनम इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ मेंशन करूंगा ओपनिंग, फिर प्लस क्या करूंगा सर मैं इसमें परचेजेस, माइनस क्या करूंगा सर मैं इसके अंदर से क्लोजिंग, और माइनस क्या करूंगा मैं इसके अंदर से सोल्ड ऑफ। अच्छा सोल्ड ऑफ ज्यादातर आपको नहीं मिलेगा पास पेपर्स में, आपके ओ लेवल्स में नहीं आता, लेकिन ये तीन चीजें जरूर आती हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, इससे निकलेगा डेप्रीसिएशन। सर जरा करके दिखाएं सॉल्व, पहले लिख लो ये फॉर्मूला इसका, सॉल्व कर लो पहले इसको, फिर मैं आपसे बात करूं। पहला क्या आएगा सर आपके पास चीज, पहली चीज आएगी आपके पास डेप्रीसिएशन पर एनम, सही है ना। अब सुने, लिख लिया ना, अब वापस जाता हूं मैं जरा डाटा में, लिख लिया सबने, अंशरा डन, लिख लिया। अब लूज टूल्स के काम पे आ रहे हैं हम, ये देखिए क्वेश्चन में लूज टूल्स के बारे में वो कह रहा है और इस साल की डेप्रीसिएशन मांग रहा है। मैं यहाँ गया डाटा में, देखिए क्वेश्चन में डाटा में क्या क्या गिवन है, लिखा हुआ है लूज टूल साल के शुरू में कितने के थे, जो कि वर वैल्यूड एट 1050। एडिशनल लूज टूल्स आपने कितने के परचेज किए हैं, 30 अप्रैल को लूज टूल्स कितने के हो गए। अब जरा क्वेश्चन में भी जाके पीछे देखते हैं, यहां तो लूज टूल्स की कोई बात ही नहीं कर रहा वो, यहां कह रहा है लूज टूल्स यूजिंग रीवैल्यूएशन मेथड। अब यहां देखो सर, यहां देखो, फिर से देखो जरा गौर से, उसकी कॉस्ट 1600 है, हमें कॉस्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नेटबुक वैल्यू। इसकी शुरू में नेटबुक वैल्यू कितनी थी सर, अकाउंट का नाम देखो, अकाउंट का नाम क्या है, एट कॉस्ट, या अकाउंट का नाम है एट वैल्यूएशन, एट वैल्यूएशन, तो ये चाहिए हमें। ओपनिंग कितना हो गया 1050, 1050 में आपने परचेज कितना किया 630, क्लोजिंग कितना है आपके पास 1400। सुनिए सर, तो सर लिखेंगे कैसे, आप इस तरह लिखेंगे, लिख के दिखाएंगे। लूज टूल्स की कैलकुलेशन आप यूं करेंगे, लिखेंगे पहले फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे, डेप्रीसिएशन पर एनम इक्वल्स टू
ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग माइनस सोल्ड ऑफ, ये आप यहां लिखेंगे। फिर सर आप लिखेंगे ओपनिंग कितने का है 1050, परचेजेस कितने की है सर 630, क्लोजिंग कितने का है सर आपके पास, सर आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी 1400, क्लोजिंग है आपके पास 1400, यहाँ लिखेंगे सर आप आगे 1400, सोल्ड ऑफ आपके पास 0। सर जरा आंसर निकालिए। टू 280 आपकी सर डेप्रीसिएशन पर एनम या डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर है, डेप्रीसिएशन पर एनम आ जाएगी। डन। देखो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, 2-2 मार्क्स के पार्ट्स हैं, आपको 2-2 मार्क्स देता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। आप सुनिए से कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ऑफिस फर्नीचर टू बी सोल्ड। पहले तो मुझे ईयर बताइए, 2008 से लेके पहला साल कौन सा है 9, फिर 2009 से लेके कौन सा साल है 10, और फिर 10 से लेके कौन सा साल है 11, 11 में आपने बेच दी तो ये आप काउंट नहीं करेंगे, 2 साल काउंट करेंगे। जो चीज़ आपने बेची थी उसकी असल कॉस्ट कितनी थी 1000 थी, ऑफिस फर्नीचर जो आपने बेचा 1000 का बेचा है, 1000 के ऊपर सर आपने कितने परसेंट चार्ज किया 10%, उसको कितने सालों तक डेप्रीशिएट किया 2, तो आपके पास सर टोटल डेप्रीसिएशन अब तक की कितनी आ गई 200। इसको आप बोलेंगे सर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, है ना, पीएफडी। अब जवाब दें सर मुझे, अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो याद है मैंने आपसे कहा था ये कर लें, कॉस्ट में से क्या माइनस करें पीएफडी, पहले क्या निकालें उस चीज की नेट बुक वैल्यू, दूसरे स्टेप में क्या करें, दूसरे स्टेप में सर सेलिंग प्राइस निकालें माइनस करें सर उसके अंदर से नेट बुक वैल्यू इक्वल्स टू इसका आंसर क्या निकालें प्रॉफिट या लॉस। सर आप जवाब दीजिए मुझे, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है सर 1000, पीएफडी कितना है सर, पीएफडी है सर आपके पास 200, जवाब दीजिए, माइनस करें नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी 800, एसपी आपने वो चीज बेची कितने की है 550, नेट बुक वैल्यू कितनी आएगी सर 800, सर जवाब दीजिए प्रॉफिट या लॉस आपके पास कितना आ जाएगा 250, सर 250 माइनस में, तो ये आपके लिए क्या है सर, ये आपके लिए क्या बन गया लॉस, 800 वाली चीज मैंने 550 की बेच दी। सर आपने तो इसके लिए हमें डिस्पोजल अकाउंट पढ़ाया था, है ना, सर डिस्पोजल अकाउंट भी इसका साथ साथ ही बनाइए, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर चीज की प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते। सर मैंने यहाँ लिखा आगे क्या, डिस्पोजल का अकाउंट, सर डिस्पोजल अकाउंट का मतलब होता है सबसे पहले आपने जो चीज बेची उसको आप यहाँ लिखते हैं, ऑफिस फर्नीचर को सर मैंने यहाँ लिखा, ऑफिस फर्नीचर की वैल्यू है सर 1000, ऑफिस फर्नीचर का पीएफडी कितना है सर 200, ऑफिस फर्नीचर को सर मैंने बेचा कितने का है 550, तो सर 250 का मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या आ गया सर लॉस, सर ये बन गया डिस्पोजल का अकाउंट। आई बात समझ में, वो डिस्पोजल का अकाउंट भी मैंने साइड में इसके क्रिएट कर दिया इसलिए ताकि आपको समझ में आए बात। नेक्स्ट पार्ट सर, कैलकुलेट द नेट बुक वैल्यू ऑन 30th अप्रैल 2011। आपने कैलकुलेट करनी है सर नेट बुक वैल्यू ऑन 30th अप्रैल 2011, ये आपको कैलकुलेट करनी है। मैंने कहा सर आपकी मशीनरी जो है उसके ऊपर आपको नेट बुक वैल्यू चाहिए साल के आखिर की। सर वापस जाता हूँ ना क्वेश्चन में, याद करें सर मैंने आपको क्वेश्चन में एक बात तो समझाई, कॉस्ट कितनी है 80, सर आपने उसमें प्लस कितना किया 18000। अब जब हम अच्छी वाली वर्किंग कर लेते हैं तो हमारे पास सर याद है ना आपको, हमने तो अच्छी सी वर्किंग कर ली, हमारे पास तो ये सब गिवन है, तो मशीनरी का फाइनल आंसर कितना गिवन है सर 98,000, और सर पीएफडी हमारे पास फाइनल क्या गिवन है 69,500। तो सर जब ये मुझसे मांग रहा है ये काम करने के लिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा सर, यहाँ लिखूंगा मैं सर आके इस पार्ट में कि मेरी वैल्यू है सर कॉस्ट की 98,000, उसमें से मैं माइनस करूंगा 69,500 एंड द आंसर इज,
28,500। सर ये मेरा आंसर आ गया। ऑफिस फर्नीचर की नेटबुक वैल्यू मांग रही है, बहुत आसान है। ऑफिस फर्नीचर अब मेरे पास बचा कितने का है, 14,000 का। इसका पीएफडी निकालना है बस मुझे, पीएफडी में निकाल लेता हूँ। इस साल का डेप्रीसिएशन बताइए ऑफिस फर्नीचर का कितना है, 1400। तो सर पुराना डेप्रीसिएशन कितना है, यहाँ देखिए सर, पुराना डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में गिवन है 5000। तो अगर मैं इसका अभी आपको बना के दिखाता हूँ टी अकाउंट, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ बता रहा हूँ आपको। सर अगर मैं यहाँ के एक टी अकाउंट ड्रॉ करूँ, यहाँ आ जाऊँ और यहाँ के सर मैं किसका टी अकाउंट ड्रॉ करूँ, तो जवाब दें सर, मैं यहाँ के लिखूँ ब्रॉड डाउन। यस, ब्रॉड डाउन कितना है सर, कितना गिवन था, 5000, ये गिवन है। इस साल का आईएस कितने का है, 1400। तो टोटल कितना बन गया आपके पास, 6400। यही सीडी है ना। तो आप गौर से देखिए, हर दफा आपको अब यही करना पड़ेगा आगे क्वेश्चंस में। 5000 में 1400 को ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो किस में चली जाएगी, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चली जाएगी। तो 14,000 में से आप 6400 को माइनस कर दीजिए, आंसर आई थिंक 8400 या 600 आएगा। नाइन्टी सिक्स 76 सर, आंसर इसका 7600 आएगा। ये इसकी नेटबुक वैल्यू हो गई। क्वेश्चन में एक और पार्ट गिवन है, आइडेंटिफाई बाय टेकिंग द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस whether each payment is capital expenditure or revenue expenditure. परचेज ऑफ स्पेयर्स ऑफ मशीनरी, मैंने गाड़ी का स्पेयर पार्ट कोई खरीद लिया, तो स्पेयर पार्ट जो मैं उसका खरीदूंगा वो 1 साल के लिए चलेगा या 1 साल से ज्यादा के लिए चलेगा, कैपिटल या रेवेन्यू, कैपिटल, जो ज्यादा चलेगा वो कैपिटल। इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल मशीनरी, एक एसी था एक और लगा लिया, 1 साल के लिए खर्च किया, 1 साल से ज्यादा के लिए, ज्यादा के लिए, कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, रिपेयर तो बार बार होता है ना, रिपेयर किस में चला जाएगा सर, रेवेन्यू में। सर ठीक है। परचेज ऑफ लूज टूल्स, वेरी गुड सर, रेवेन्यू क्यों, बार बार खरीदेंगे। फिर परचेज ऑफ लूज टूल्स बार बार खरीदूंगा या एक बार खरीदूंगा, ड्रिल मशीन बार बार खरीदूंगा या एक बार खरीदूंगा, एक बार। सर किस में रखूंगा इसको, यहाँ पर, परचेज ऑफ लूज टूल्स। ड्रिल मशीन बार बार खरीदते हैं एक दफा, स्क्रू ड्राइवर साल में एक दफा खरीदते हैं, प्लायर का सेट एक बार खरीदते हैं या बार बार खरीदते हैं, एक दफा। जो रिपीट नहीं होते वो कैपिटल, और जो बार बार रिपीट होते हैं साल में वो रेवेन्यू। सर यहां तक आज आपका काम फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप खुद कंप्लीट करेंगे और फिर आप मौसम आपको जो है ग्रुप पे इसका ईयर शेयर कर देगा और आप इसे कंप्लीट करेंगे। अभी ये पिक्चर लेगा मौसम इसकी और फिर आपके सामने इसकी पिक्चर आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, यानी अब आपकी जो भी मैं एडिशनल क्लासेस लगाने जा रहा हूँ उनमें आने से पहले पहले आपने ये वाला क्वेश्चन जिसकी बात की जा रही है इसे आपने कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, और मैं जल्दी जल्दी आपसे इसके आंसर्स के बारे में ना बात करूंगा। सर ये रहा क्वेश्चन सामने, इसकी तस्वीर लेके शेयर कर दो भाई, आपने सिर्फ इस पार्ट की लिमिटेड लिखना है, गूगल के ऊपर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तस्वीर लेके शेयर कर दो। पिक्चर मैं ले देता हूँ, मैं देता हूँ आपको इसकी पिक्चर। ये क्वेश्चन सबने सॉल्व करना है, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ चाहिए आपसे। डन, ये आपका होमवर्क है, ये आपके पास आ गया। अब आपने करना ये है कि आपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से पहले कंप्लीट करना है। मैं इस क्वेश्चन पे एक छोटा सा डिस्कशन करके फिर नेक्स्ट क्लास में नया क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर, अल्लाह हाफिज।